हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कनेक्टेड एजुकेशन में। मैं अश्विन आप सबको यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाता हूँ और केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, इस चैनल पे हम क्या करते हैं, इस चैनल में हम क्लास 11th और 12th के बारे में क्लास 11th और 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स को पढ़ते हैं। और केवल क्लास 11th और 12th के लिए ही नहीं, बोर्ड्स के लिए ही नहीं, हम यहाँ पे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी को नज़र में रख के पढ़ाई करते हैं। ठीक है, आप इस चैनल को फॉलो करोगे तो आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे। और सब क्या हालचाल चल रहा है? बढ़िया सब। तो पिछले लेक्चर में हमने शुरुआत कर दी थी वेक्टर्स की, और आज हम उसी वेक्टर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले लेक्चर को हमने खत्म किया था एक क्वेश्चन के साथ में, और मैंने उम्मीद करता हूं कि आप सबने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। तो आज हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे और उसके आगे कंटिन्यू करेंगे वेक्टर्स को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलो, तो ये क्वेश्चन था, इसमें कुछ वेक्टर्स ऐसे दिए हुए थे, हमको ए और बी के बीच में एंगल बताना था, बी और सी के बीच में एंगल बताना था, और ए और सी के बीच में एंगल बताना था। तो मैंने आप सबको बताया था कि अगर किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल बताना होता है तो उन वेक्टर को दोनों को टेल, जहां पर दोनों की जो टेल होती है वो कोइंसाइड करनी चाहिए, यानी कि दोनों की टेल को एक ही पोजीशन पे आना चाहिए। ठीक है, दोनों की टेल को एक ही पोजीशन पे आना चाहिए। तो उन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो छोटा एंगल बनता है वो होता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो यहाँ पे अगर हमको देखा जाए, अगर हमको ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल को बताना है, लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो सारे वेक्टर्स की जो टेल है वो एक जगह पे तो रखी नहीं हुई है। तो इस फिगर को हमको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। और हम मॉडिफाई कैसे करेंगे? वेक्टर्स को पैरेलली डिस्प्लेस करके, क्योंकि ये वेक्टर्स की एक प्रॉपर्टी होती थी कि अगर वेक्टर्स को पैरेलली डिस्प्लेस किया जाता है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आता, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो उतना ही रह रहा है और डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि हम पैरेलली डिस्प्लेस कर रहे हैं। पैरेलल किसी चीज़ को चलाएंगे तो वहाँ पे उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि यार इन दोनों वेक्टर्स को मतलब एक की तो देखो टेल यहाँ पे दिख रही है हमको, लेकिन इन दोनों की टेल तो यहाँ पे दिख नहीं रही है, इनका हेड यहाँ पे है। तो इसको पैरेलली डिस्प्लेस ऐसे कर देते हैं, इसको पैरेलली डिस्प्लेस ऐसे कर देते हैं, तो दोनों की जगह एक जगह पे टेल आ जाएगी। ठीक है, तीनों की, तब उनके बीच का एंगल बता पाएंगे, है ना। तो चलो, ये वेक्टर देखो ऐसा दिया हुआ है, तो वापस हम कोऑर्डिनेट अपना एक्सिस बना लेते हैं। ये रहा, ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इसमें ये वाला जो वेक्टर सी है ये तो सही सही रखा हुआ है, ये देखो वेक्टर सी है ये, और ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री का। ठीक, वेक्टर बी को पैरेलली डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो वेक्टर बी को लेके ऐसे हम लोग आगे चला देते हैं, देखो। ठीक है, वेक्टर बी को ऐसे चला देंगे। तो यार अगर तुम देखो ये एंगल 60 डिग्री बन रहा है, तो ये वाला एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा, ये वाला एंगल ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये भी एंगल 60 डिग्री होगा। तो इस बी वेक्टर को हम क्या किए, ऐसे ले गए। ठीक है, ये बी वेक्टर है और ये एंगल कितना दिख रहा है हमको, 60 डिग्रीज दिख रहा है। ठीक, और ये जो हमारा ए वेक्टर था, इस वेक्टर को लेके ऐसे चले आते हैं, देखो ये वेक्टर ऐसे आ गया, और ये एंगल कितना दिख रहा है हमको, 30 डिग्री दिख रहा होगा, है ना, समझ में आ रहा है। तो इस वेक्टर को क्या करते हैं, हम ऐसे लेके आ जाते हैं, ये वाला कितना एंगल हो गया, 30 डिग्रीज का एंगल हो गया। अब देखो तीनों वेक्टर्स की एक जगह पे टेल आ गई है, अब हम इनके बीच में एंगल बता सकते हैं इजीली। ठीक, तो वेक्टर ए रहा, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कितना एंगल दिख रहा है, अब आप देख सकते हो। देखो ये एंगल 60 है, तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा, और ये बीच का कितना है, 90 डिग्री है। देखो ये तो राइट एंगल है ना, तो 90 डिग्री, 30 डिग्री और 30 डिग्री, तो एंगल वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना हो गया, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना हो गया, 150 डिग्री, 150 डिग्री हो गया। देखो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 150 डिग्री हो गया। वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच में ये एंगल भी 45 है ना, तो वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच में एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री प्लस 75 डिग्री, तो वेक्टर बी एंड वेक्टर सी 75 डिग्री आ गया। ठीक है, और वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच में भी एंगल क्लियर है, 75 डिग्री। देखो ये 45 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर सी के बीच में भी एंगल कितना आ गया, 75 डिग्री आ गया। ये आपके करेक्ट आंसर हो गए। ठीक, अगर हम वेक्टर्स को पैरेलली डिस्प्लेस नहीं करते तो वेक्टर देखो तब क्या होता कि वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच में एंगल कितना आने वाला था, ये पूरा 60 और ये 45, 105 डिग्री आता, जो कि आंसर गलत हो जाता। और अगर कंपटीशन की बात करें तो ये ऑप्शन में ज़रूर रहता 105 डिग्री, और ये धोखा, बहुत बच्चे धोखा खा जाते हैं। ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स धोखा खा जाते हैं, इसलिए हमको देखना है कि यार दोनों की जब सारे वेक्टर्स की टेल एक पोजीशन पे आएगी, टेल एक जगह आएगी, तभी उनके बीच में एंगल हम नापेंगे, तभी, केवल तभी। ठीक है, चलो ये हो गई बात। अब हमको जो टॉपिक पढ़ना था वो यूनिट वेक्टर्स का था। ये तो हमने बात डिस्कस कर ही ली थी कि हमको टॉपिक पढ़ना है जो यूनिट वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम
यूनिट वेक्टर्स के बारे में अच्छे से ज्ञान अर्जित करना चाहते थे, बहुत अच्छे से जानना चाहते थे, क्योंकि हमने यूनिट वेक्टर्स पढ़ा तो था बट इतने अच्छे से नहीं पढ़ा था उस टाइम पे। मैंने तब कहा था कि यूनिट वेक्टर्स को हम एक टॉपिक की तरह वापस से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, ओके। मैग्नीट्यूड 1 होता है और एक इनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि यूनिट वेक्टर्स का काम क्या होता है। अगर किसी वेक्टर किसी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करनी है या किसी स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए हम यूनिट वेक्टर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। उस काम के लिए हम यूनिट वेक्टर्स का यूज़ करते हैं। अब अगर मैं देखूँ कि जैसे कोई भी अगर वेक्टर दिया हुआ है, मान लो इस डायरेक्शन में है, तो हम क्या बोलेंगे, अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो ये वेक्टर अगर ए वेक्टर था तो इसका अगर मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है, मॉड ऑफ ए अगर 1 है तो हम इसको ए कैप भी लिख सकते हैं ना, ए कैप भी लिख सकते हैं। और डायरेक्शन क्या है, जैसे ए कैप और डायरेक्शन क्या दिया हुआ है इसका, टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, क्योंकि यही तो होता है ना। ये देखो ये नॉर्थ होता है, इधर की तरफ में आपका नॉर्थ होता है, इधर की तरफ में ईस्ट, इधर साउथ और इधर होता है वेस्ट। अच्छी राइटिंग नहीं बन रही, इधर होता है वेस्ट। तो ये ए कैप टूवर्ड्स ईस्ट है, ठीक है, ए कैप। लेकिन अगर हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करते टाइम में क्या होता है कि अगर हम मतलब ऐसे बोलें कि टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स वेस्ट, टूवर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड्स साउथ, तो अच्छा नहीं लगता क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चंस में क्या होता है, या भी हम जब भी फिजिक्स पढ़ेंगे या मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे 3 डायरेक्शन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से डायरेक्शन, एक्स एक्सिस वाला डायरेक्शन, वाई एक्सिस वाला डायरेक्शन और जेड एक्सिस वाला डायरेक्शन। तो हम उन तीनों डायरेक्शंस के अलोंग पहले से एक वेक्टर डिफाइन, यूनिट वेक्टर डिफाइन करके रखते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स को हम पहले से डिफाइन करके रखते हैं। जैसे हमारे देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये इसमें एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है इधर की तरफ में, इधर की तरफ हमारी वाई एक्सिस है। और ये इस प्लेन के बाहर, ये देखो प्लेन के बाहर है। अब वो उसको मैं दिखा तो सकता नहीं हूँ, तो इसको फील कराने के लिए देखो ये थोड़ा सा प्लेन के बाहर आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है, ऐसे। इधर की तरफ में कौन सा डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन है। तो इधर की तरफ में कौन सा है, जेड एक्सिस है। अगर मैं कहूँ कि अगर कोई ऐसा वेक्टर था एक, ये देखो, अगर मैं बोलूँ इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है और ये वाला एक्स एक्सिस के अलोंग इंक्लाइंड है ना, और ये मान लो कोई वेलोसिटी वेक्टर था, ये किसी चीज़ की किसी पार्टिकल की वेलोसिटी थी, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, वेलोसिटी वेक्टर और 1 मैग्नीट्यूड है इसका, वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर यानी वी कैप लिख सकता हूँ मैं, वी कैप लिख सकता हूँ मैं, है ना, और अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस लिख सकता था, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस लिख सकता था। लेकिन अगर हर जगह हम अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस लिखने लगेंगे तो बहुत उलझन हो जाएगी, हमको मजा नहीं आएगा क्वेश्चंस करने में। मतलब हम कहाँ कहाँ अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस लिखते फिरेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक वेक्टर डिफाइन कर दिया हमने, उसका नाम होता है आई कैप। आई कैप, आई कैप, आई कैप, आई कैप लगाओ, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियसली 1 ही है क्योंकि उसके ऊपर कैप लगा हुआ है। और आई कैप जो डायरेक्शन होती है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होती है, आई कैप, ठीक है। तो अगर हम बोलें कि अगर किसी की वेलोसिटी मान लो इधर की तरफ में जा रहा था, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी इधर की तरफ में एक्स एक्सिस की तरफ में कितनी थी, 1 मीटर पर सेकेंड थी और एक्स एक्सिस की तरफ थी, तो इसकी वेलोसिटी को हम कितना लिख सकते हैं, 1 मीटर पर सेकेंड, यानी मैग्नीट्यूड तो 1 ही है और डायरेक्शन क्या हो गया, आई कैप हो गया। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, आई कैप हो गई, ठीक है, आई कैप। अगर इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड नहीं है, मान लो इसकी वेलोसिटी मान लो है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन इसका कितना है, वही एक्स एक्सिस के अलोंग। तो एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन यानी आई कैप तो है डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड इस बार कितना है, 5 है। तो वेलोसिटी वेक्टर को हम कितना लिख सकते हैं, अच्छा वेलोसिटी वेक्टर को मैंने बताया था ना कि वेलोसिटी वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है, मॉड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इनटू वेलोसिटी का कैप, है ना। वेलोसिटी का कैप क्या बताएगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन, जो कि यहाँ पे क्या है, आई कैप है, आई कैप के अलोंग है ना वेलोसिटी की डायरेक्शन, और वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 और डायरेक्शन इसकी आई कैप, 5 आई कैप लिखा जा सकता है इसको, ठीक है, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ये हो गया, इसके अलोंग एक वेक्टर इसलिए हम डिफाइन करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आई कैप बोलते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर को क्या बोलेंगे, आई कैप। तो अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है कोई पार्टिकल मान लो इधर आ रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा,
तो उसकी डायरेक्शन को क्या बोलेंगे हम, माइनस आई कैप ना, माइनस आई कैप बोलेंगे। तो मान लो अगर इधर की तरफ में इस डायरेक्शन में कोई एक वेक्टर था, कोई एक वेक्टर था, वेलोसिटी थी, मान लो वो कुछ ऐसे करके थी, ये 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस वेलोसिटी को क्या लिखा जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 5 और डायरेक्शन क्या है, माइनस आई कैप, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -5 आई कैप भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये तो हो गई एक्स एक्सिस की कहानी। अगर एक्स एक्सिस के बाद में अगर हम देखें वाई एक्सिस के अबाउट एक यूनिट वेक्टर, तो अलॉन्ग वाई एक्सिस लिखना तो काफ़ी हेक्टिक टास्क हो जाएगा। तो हम क्या करें, वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक पहले से यूनिट वेक्टर डिफाइन करके रख लें। तो उस वेक्टर का नाम जो होता है वो होता है जे कैप। क्या होता है, जे कैप, आई कैप, और इसका नाम होता है जे कैप। तो अगर वाई एक्सिस की तरफ ऐसे कोई पार्टिकल जा रहा था, मान लो ऐसे कोई जा रहा था, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से, तो उसकी वेलोसिटी को क्या लिखेंगे हम, 10, उसका मैग्नीट्यूड 10 हो गया, और उसकी डायरेक्शन कहाँ है, जे कैप में, 10 जे कैप लिख देंगे उसकी वेलोसिटी को। अगर कोई पार्टिकल ऐसे आ रहा था, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, तो इसके वेलोसिटी वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, 20, और डायरेक्शन क्या है इसकी, माइनस जे कैप, क्योंकि नीचे की तरफ में है ना, देखो वाई एक्सिस के अपोजिट है, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -20 जे कैप, इसके वेलोसिटी वेक्टर को, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। ये तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो गया, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो गया। अब हम देखते हैं अगर z एक्सिस के अलॉन्ग देखें, तो z एक्सिस के अलॉन्ग भी एक पहले से वेक्टर डिफाइन करके रख लेते हैं, और उस वेक्टर का नाम क्या बोल देते हैं, यूनिट वेक्टर का, उसको अपन बोल देते हैं के कैप, ठीक है। क्या बोलते हैं, के कैप बोल देते हैं, के कैप। अब के कैप में अगर मान लो कोई पार्टिकल है वो ऐसे करके आ रहा है, देखो इस प्लेन के बाहर आ रहा है, इस प्लेन के बाहर आ रहा है, इस बोर्ड वाले प्लेन के बाहर, यानी z एक्सिस इधर ही तो होगा, तो z एक्सिस की तरफ आ रहा है, मान लो 2 की वेलोसिटी से, तो उसकी वेलोसिटी क्या लिख देंगे, 2 के कैप, है ना। अगर कोई अंदर जा रहा है, देखो ये अंदर है, ये इस वेक्टर की जो हेड है वो ये है, देखो पॉइंटेड वाला जो है, ये अंदर की तरफ में जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, मान लो अगर इसकी वेलोसिटी 10 है, तो इसको लिख सकते हैं -10 के कैप, -10 के कैप। माइनस क्यों 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 आया, क्योंकि वो नेगेटिव z एक्सिस की तरफ है, यानी इनटू द प्लेन, प्लेन के अंदर जा रहा था वो, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी को -10 के कैप लिखा जा सकता है। तो ये बात हो गई कि कोऑर्डिनेट्स के अलॉन्ग हमने एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करके रख दिया। अब कुछ और चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। आप इन सब चीज़ों को नोट करते रहना, वीडियो को पॉज कर लेना और नोट कर लेना, ठीक है। जब मन करे तब वीडियो को पॉज कर लेना, क्योंकि आप पॉज कर सकते हो, तो वीडियो को पॉज करते और आराम आराम से सुनते जाओ, नोट्स बनाते रहना, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि अगर फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में। अगर हमको इतना लंबा सेंटेंस बोलना पड़ेगा किसी सवाल में एक फोर्स को बताने के लिए, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो सवाल करने में दिक्कत आएगी ना बहुत ज़्यादा। तो हम क्या, इसके लिए हमने आसान तरीका वही बनाया कि इसको, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इसको एक वेक्टर नाम दे देते हैं, और वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है आई कैप, है ना, आई कैप है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और मैग्नीट्यूड उसका 10 है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, फोर्स वेक्टर, इसको बोल सकते हैं 10 आई कैप, ठीक है, 10 आई कैप बोला जा सकता है। तो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ठीक। चलो ये बात हो गई यूनिट वेक्टर्स की, अच्छे से यूनिट वेक्टर्स के बारे में हमने सब अच्छे से बात कर ली। और देखो ये जो आई कैप एक्स एक्सिस की तरफ होता है, और ये तुम्हारा जे कैप हो गया, और ये तुम्हारा बाहर की तरफ में के कैप हो गया, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। देखो आई और के देखने में परपेंडिकुलर नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ये डायग्राम हमने 2D पे बनाया हुआ है, 2 डायमेंशन में बनाया हुआ है। इस बोर्ड पे हम कैसे बना सकते हैं 3D स्पेस को, तो हम क्या करते हैं, देखो दिखाता हूँ तुमको। देखो आई कैप तो ये है, एक्चुअली के कैप ऐसे नहीं है, एक्चुअली के कैप कैसे है, ऐसे है बाहर की तरफ में। अब देखो परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, इसके जे के साथ में भी एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, और आई और जे के बीच में तो एंगल 90 डिग्री दिख ही रहा था। तो ये जो तीनों होते हैं ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग करते हैं कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक, ब्लॉक रखा हुआ है कोई, मान लो, ठीक है, ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है। अब मैं बोलूँ कि इस पर मैंने इधर से एक फोर्स लगाई, ठीक है, 10 न्यूटन्स की, इधर से मैंने एक फोर्स लगाई 5 न्यूटन की, और ये जो डायरेक्शन है इधर की तरफ में एक्स एक्सिस है, ये वाला डायरेक्शन कौन सा है, एक्स एक्सिस वाला डायरेक्शन है। तो इस पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही थी ये आपको बतानी है बात, ठीक है। तो इसको हम F1 बोल दें, इसको हम क्या बोल दें, F2 बोल दें। तो ये F1 है और ये F2 है, 2 फोर्सेस के ऊपर लग रही थी इस पार्टिकल के ऊपर। इसका मास m है मान लेते हैं, ठीक है।
चलो तो F1 क्या होने वाली है, क्योंकि ये देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रही है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 है, तो इस F1 को हम 10 आई कैप बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो F2 है ये वाली नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ दिख रही है, देखो अपोजिट डायरेक्शन है ना एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस उधर की तरफ है तो एक्चुअली पूरी एक्स एक्सिस, लेकिन जो पॉजिटिव डायरेक्शन उधर हमने डिफाइन करके रखा हुआ है, ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन है। तो F2 क्या होने वाला है, यहाँ पे माइनस का 5 आई कैप होने वाला है, और दोनों इसके ऊपर फोर्स लग रही थी, इसके लिए ऊपर, इसलिए इसके ऊपर जो नेट फोर्स आने वाली है इसको F नेट बोल देते हैं, वो कितनी होगी F1 प्लस F2, दोनों फोर्स का सम, और ये वेक्टर है तो इनके सर पे एक एरो लगा देते हैं ताकि दिखे कि ये वेक्टर है, ठीक है। तो F नेट कितनी होने वाली है 10 आई कैप, और ये वाली -5 आई कैप, तो प्लस कितना हमने किया -5 आई कैप, ठीक है, क्लियर है बात। तो ये कितना हो जाएगा 10 आई कैप -5 आई कैप, यानी कि 5 आई कैप F नेट। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि इन दोनों फोर्स को हटा के एक ही फोर्स लगानी हो ऐसी कि जिससे उतना ही इफेक्ट पड़े, जो काम इन दोनों फोर्स को लगाने से होता था वही काम इस F नेट फोर्स को लगाने से हो, तो F नेट फोर्स कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो ये वाला मास रखा हुआ है ऐसे, और 5 आई कैप, देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ में 5 न्यूटन की फोर्स, ठीक है, तो इधर की तरफ में ऐसे F नेट लगेगी और ये होगी 5 आई कैप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक, और देखते हैं कुछ इस तरह। अगर कोई पार्टिकल था, मान लो ये, ठीक है, ये कोई पार्टिकल था, ब्लॉक है, कुछ भी होगा, एक पॉइंट पार्टिकल है। अब ये जो था इधर जा रहा था, इसकी वेलोसिटी थी, वेलोसिटी नहीं बोलते, वेलोसिटी थोड़ा सा फील करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि इसके ऊपर एक फोर्स लग रही थी इधर की तरफ में 20 न्यूटन की, ठीक है, 20 न्यूटन की लग रही थी, और ऊपर इसकी तरफ में एक फोर्स लग रही थी कितनी, F इज इक्वल टू, ये F1 है, F2 है, इसको बोल देते हैं 40 न्यूटन लग रही थी, और इसके ऊपर नीचे भी एक फोर्स लग रही थी, इसको भी 40 न्यूटन बोल देते हैं। तो अभी हमें बताना है कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है वो क्या है, ठीक है। तो F1 को क्या लिखा जा सकता है, 20 आई कैप लिख सकते हैं, देखो 20 और आई कैप की तरफ में। F2 को क्या लिख सकते हैं, 40 जे कैप लिख सकते हैं। F3 को क्या लिख सकते हैं, और ये सारे के सारे वेक्टर्स हैं, F3 को क्या लिख सकते हैं, -40 जे कैप लिख सकते हैं। इस पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगी वो कितनी होगी, F नेट बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3, वो कितनी होगी 20 आई कैप प्लस 40 जे कैप -40 जे कैप, देखो वो आएगा प्लस -40 जे कैप ना, प्लस -40 जे कैप, तो वो ये दोनों तो देखो कट गया आपस में, तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स आ गई वो कितनी आ गई 20 आई कैप आ गई, F नेट कितना आ गया 20 आई कैप आ गया, ओके, ये सिंपल सी बात थी। चलो ये हम लोग समझ गए अच्छे से। चलो अब देखते हैं, अभी तो हमने वेक्टर्स कैसे लिए थे, जो कि या तो केवल एक्स एक्सिस की तरफ लग रहे थे, या वाई एक्सिस की तरफ लग रहे थे, या जेड एक्सिस की तरफ लग रहे थे। अब वेक्टर तो ऐसे भी हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना वेक्टर हमेशा एक्स एक्सिस की, देखो ये अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड अभी नहीं बना रहा क्योंकि हम अभी 2 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, 3D के बारे में बात करेंगे लेकिन थोड़ी देर बात करेंगे, ठीक है, इसलिए मैं जेड एक्सिस को अभी इग्नोर कर रहा हूँ। तो ज़रूरी थोड़ी ना कि वेक्टर हमेशा इधर ही हो या इधर ही हो तो ऐसा भी सकता है ना, ये वाला जो हो जाए वेक्टर इधर की तरफ में हो जाए, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो कोई वेक्टर इधर की तरफ में तो हो सकता है ऐसे करके, ठीक। तो इनको हम कैसे यूनिट वेक्टर्स के टर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं, इनके लिए हम क्या करेंगे, इनमें तो हम ऐसा नहीं लिख सकते कि यार कुछ एक्स एक्सिस की तरफ, क्योंकि हमको दिख ही नहीं रहा एक्स एक्सिस की तरफ, ना ही हमको वाई एक्सिस की तरफ दिख रहा है। तो इनको हम कैसे लिखें आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में, और हमको लिखना पड़ेगा, लिखना इसलिए पड़ेगा क्योंकि वो हमारे लिए आसान होता है सवाल करने के लिए। तो इनको हम क्या करें, चलो इनके लिए कुछ बोलते हैं। अच्छा फील आ रहा है ना, देखो अगर कोई पार्टिकल है मान लो ये, ठीक, इसको हम ले लेते हैं, कोई ब्लॉक है, ऐसे करके ब्लॉक रखा हुआ है और ये यूनिवर्स में है, हवा में रखा हुआ है, हवा में है ब्लॉक, मान लो यहाँ पे हवा में है, रखा हुआ है, ठीक है, टिका हुआ है। वो कैसे टिका हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर mg नहीं है, मान लो यहाँ पे ये हवा में रखा हुआ था, ये ब्लॉक था हवा में ऐसे रखा हुआ था, और इसके ऊपर इधर से एक फोर्स लग रही थी, ठीक, F1, ठीक। तो अगर इस पे F1 फोर्स लगेगी तो उधर जाने लगेगा, ठीक, और इस पे अगर एक फोर्स ऐसे भी लग रही थी F2, तो अगर इस पे
केवल F2 लगती तो ये ऊपर जाता, केवल F2 लगती तो ये ऊपर जाता, इस पर केवल F1 लगती तो ये उधर जाता। लेकिन अगर हमने दोनों फोर्स एक साथ लगा दी, मतलब इस ब्लॉक को कोई आगे भी खींच रहा था, कोई ऊपर भी खींच रहा था, तो ये ब्लॉक कहाँ जाने वाला है? तो ये ब्लॉक यहाँ कहीं जाएगा, ऐसे कहीं जाएगा। ये बात तो क्लियर है? क्योंकि केवल यहाँ से भी नहीं जाएगा और केवल यहाँ पे भी नहीं जाएगा, तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जाएगा। तो देखो इस वेक्टर को भी हम बोल सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स का ये सम ही तो है। अगर इन दोनों वेक्टर्स को हटा देते, मतलब अगर इनके ऊपर एक कोई वेक्टर ऐसे लग रहे थे दो, तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि कोई इसी मास के ऊपर इधर भी एक वेक्टर उतना ही लगा दो, तो बात वही है। तो इस वेक्टर को हम क्या बोल देते हैं? एफ नेट बोल देते हैं, ठीक है, एफ नेट बोल देते हैं, ये सारे वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो इस वेक्टर को, ये देखो ये जो इंक्लाइंड वाला वेक्टर है, टेढ़ा वाला वेक्टर है, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये देखो एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एक वाई एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर्स का सम है ये, है ना? फील हो रहा है ना? क्योंकि ये वाला पार्टिकल इधर कब जाएगा? जब इधर से भी कोई इसको खींच रहा होगा, उधर से भी इसको साथ में साइमल्टेनियसली कोई खींच रहा होगा। तो इस एफ नेट को हम क्या बोल सकते हैं कि ये F1 और F2 का सम है ना? तो इन वेक्टर, इस वेक्टर को, इंक्लाइंड वाले वेक्टर्स को भी हम आई कैप और जे कैप के टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे वो आप चलो देखते हैं, ठीक। यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि लिख सकते हैं, फील हो गया होगा, ठीक। लिखते कैसे हैं वो चीज हम देखते हैं। तो अगर मैं कुछ करूं कि यहां से इस वेक्टर के हेड से इस पे एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, ठीक। इस वेक्टर ओ को, इसको ओरिजिन बोल देते हैं, ठीक है, ये ओरिजिन है और ये पॉइंट ए है, मान लो ओ ए, ठीक। और यहाँ से एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इस पे, इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं? एम बोल देते हैं, ठीक, ओके। और यहाँ से इस पे हमने एक ऐसे करके कुछ ड्रॉप कर दिया परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, देखो इससे, ये इस पॉइंट को हम एन बोल देते हैं, ठीक। तो ए वेक्टर से यहाँ से, ए पॉइंट से हमने इस पे परपेंडिकुलर डाला, इसको एम बोला, और ए से इस पे परपेंडिकुलर डाला, इसको एन बोला। और हम एक और चीज़ बोलते हैं कि इस एंगल को हम थीटा बोल देते हैं, ठीक। तो थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री तो सबको आती है, 10th में हमने पढ़ी है। तो हम इन ट्रायंगल ओ ए एम की बात करते हैं, हम ट्रायंगल ओ ए एम की बात करते हैं। तो ओ ए एम ट्रायंगल में अगर हम बोलें कि जो भाई हमारा साइन थीटा है, साइन थीटा क्या है? साइन थीटा नहीं, कॉस थीटा बोलते हैं। कॉस थीटा क्यों बोलना चाहेंगे हम? क्योंकि कॉस थीटा से बेस आ जाएगा और हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। बेस क्या हो जाएगा? ओ एम हो जाएगा, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो उसका पार्ट आ रहा है, मतलब उसका जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है, मतलब इस वेक्टर का जो एक्स एक्सिस की तरफ में इफेक्ट आ रहा है, उसको हम कैसे बोलेंगे? ओ एम से बोलेंगे, ठीक है। और ये जो ओ ए वेक्टर है, ये तो है ही है, इसका हाइपोटेन्यूज है, तो इसमें हमको कौन सा एंगल यूज, कौन सा रेशियो यूज करना चाहिए? हम कॉस थीटा यूज करें तो उससे हमारे पास में बेस आ जाएगा। बेस यानी कि इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इफेक्ट आ जाएगा और ये वेक्टर खुद आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे हम कॉस थीटा यूज करते हैं। तो इस ट्रायंगल में कॉस थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है ना कॉस थीटा, ओ एम अपॉन ओ ए, ठीक, ओ एम अपॉन ओ ए। और ये जो वेक्टर था, इस वेक्टर को हम कुछ नाम दे दें, नाम दे देते हैं, चलो ए वेक्टर, स्मॉल ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर था ये। तो ओ ए डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ओ ए डिस्टेंस क्या हो जाएगी? मॉड ऑफ ए वेक्टर हो जाएगी। देखो ए वेक्टर है और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो वही तो लेंथ है ना, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। और ये ओ एम क्या है? ओ एम तो कुछ है, ओ एम है ये, ठीक है, ओ एम ही तो हमको निकालना था। और ये क्या है? कॉस थीटा तो है ये इधर, तो यहाँ से हम ओ एम बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा? मॉड ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू कॉस थीटा। तो हमको ओ एम लेंथ पता चल गई, कितनी है? मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा, ठीक, ओ एम, इसको संभाल के रख लेते हैं हम। उसी तरह अब आते हैं, चलो इस वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ओ ए एन ट्रायंगल में आओ, इन ट्रायंगल ओ ए एन। तो इसमें हमको क्या क्या चाहिए भाई? ये एंगल अगर थीटा दिख रहा है आप लोगों को, तो ये एंगल क्या होगा? ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा, मानते हो बात को? ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। तो अगर हम इस वाले को देखें तो हमको इसमें क्या चाहिए? ओ एन चाहिए, और हमको ओ एन और ओ ए में एक रिलेशन चाहिए है। तो हम यहाँ पे कौन सा एंगल लगाएं? कौन सा लगाएं? यहाँ पे भी हम कॉस थीटा लगाएंगे, है ना, कॉस थीटा ही लगाएंगे, क्योंकि कॉस थीटा इस एंगल के लिए बेस क्या है? ये है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ये है। इन्हीं के बीच में हमको रिलेशन चाहिए, तो यहाँ पे लगाते हैं। चलो कॉस, और एंगल कितना है इस बार? 90 माइनस थीटा है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा,
ये कॉस यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस यानी कि ओ एन अपॉन ओ ए, ठीक। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ऐसा हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, क्लास 11th में भी पढ़ा है और क्लास 10th में तो पढ़ा ही था, ठीक है। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। और ओ एन को क्या लिख सकते हैं हम, ओ एन को तो हमको निकालना ही था, और ओ ए क्या है हमारा, वही वापस से मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक। तो ओ एन को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए साइन थीटा, ठीक। मॉड ऑफ वेक्टर ए साइन थीटा आ गया, ऐसे करके आ गया। तो अब हमको पता चल गया कि ये जो ए वेक्टर था, इसका एक्स एक्सिस के अलाउंग कितना इफेक्ट आ रहा है और इसका वाई एक्सिस के अलाउंग कितना इफेक्ट आ रहा है। तो हमको दोनों चीज़ पता चल गई, ओ एम और ओ ए, ओ एन। अब हम बोल सकते हैं कि जो एक्चुअली ओ ए वेक्टर होगा, ओ ए वेक्टर होगा वो क्या होगा, ओ एम प्लस ओ एन वेक्टर होगा। क्योंकि अभी मैंने देखो आपको फील कराया था ना कि देखो वो दो फोर्स लग रही थी, ऐसे करके और ऐसे करके, या फिर उसका रिजल्टेंट लगे, उसका नेट फोर्स लगे, F1 प्लस F2 मैंने तब लिखा था ना, देखो यही तो बनाया था कि इधर की तरफ में एक F1 लग रही है, इधर की तरफ में एक F2 लग रही है। तो इनका, इसकी जगह अगर हम इन दोनों को हटा के इधर की तरफ में एक F नेट लगा दें तो F नेट क्या होगी, F1 प्लस F2 ही तो होगी, है ना, F1 प्लस F2 ही होगी। इसलिए वही तो कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे भी देखो ओ ए वेक्टर क्या होगा, ओ एम वेक्टर प्लस ओ एन वेक्टर, ठीक। ओ एम वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम, मॉड ए कॉस थीटा, और आई, देखो ओ एम वेक्टर है, ओ एम वेक्टर किसके अलोंग है, आई कैप के अलोंग है, तो मॉड ए कॉस थीटा इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ओ एम जो लेंथ है यही तो उसका मैग्नीट्यूड है ना उस वेक्टर का, ओ एम वेक्टर का जो लेंथ है वही तो उसका मैग्नीट्यूड है। तो उस ओ एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड ए कॉस थीटा और डायरेक्शन आई कैप। और ओ एन को क्या लिख सकते हैं, ओ एन वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ओ एन का जो कि कितना है, मॉड ए साइन थीटा और डायरेक्शन जे कैप, ठीक। मॉड ए कॉस थीटा आई कैप प्लस मॉड ए साइन थीटा जे कैप, ये आ गया आपका ओ ए वेक्टर। तो हमारा मकसद क्या था जब हमने इस क्वेश्चन को करना शुरू किया था, तो हमारा मकसद क्या था, हमारा मकसद ये था ये जो ओ ए वेक्टर है, इंक्लाइन वेक्टर है, इसको हम आई कैप और जे कैप के टर्म्स में लिख पाएँ, और हमने लिख दिया देखो सक्सेसफुली। तो मॉड ऑफ ओ ए वेक्टर को हमने मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा इंटू आई कैप लिख दिया, और ओ एन वेक्टर को मॉड ए साइन थीटा जे कैप लिख दिया। तो जो हमारा ओ ए वेक्टर आ गया, इन दोनों का सम आ गया, तो हमने ओ ए वेक्टर को लिख दिया। इसी टॉपिक को क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं। इसी टॉपिक को क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। ये हमने 2 डायमेंशन में किया। चलो और इसको अच्छे से समझते हैं। तो इस वेक्टर को हम कह सकते हैं कि यार हमने रिजॉल्व कर लिया, हमने इस वेक्टर को, वेक्टर ओ ए वेक्टर जो था, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया। यानी कि अगर ये वेक्टर कोई ओ ए वेक्टर था और ये उसके कंपोनेंट्स आ गए। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे किसी भी, मान लो कोई ये मार्कर है, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, इसका कंपोनेंट ये है, देखो इसकी रिफिल है अंदर वाली, इसका कैप है इसका कंपोनेंट, बाकी इसकी जो बॉडी है इसका कंपोनेंट है, इसके बाकी इसकी जो निब है इसका कंपोनेंट है, ठीक है। तो हमने इस वेक्टर को इसके हिस्सों में तोड़ दिया, टुकड़ों में तोड़ दिया, और टुकड़े कैसे थे, वो आपस में परपेंडिकुलर थे। तो हमने इस वेक्टर को इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स थे वो एक एक्स एक्सिस के अलोंग था और दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग था, ठीक है। मतलब 2 परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग हमने इस वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया, ठीक। चलो ये होता था। अब देखो, अब ये मॉड ए कॉस थीटा आता है और ये मॉड ए साइन थीटा आता है। हर बार तो हम डिराइव करेंगे नहीं ट्रिग्नोमेट्री लगा के, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें एक ट्रिक है देखो याद करने के लिए, कि अगर देखो जैसे ये ओ ए वेक्टर है और इसने एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना के रखा हुआ है, ठीक है। देखो ये एंगल थीटा बना के रखा होता है इसने, तो जिसके साथ में थीटा एंगल बनाएगा ये वेक्टर, वो वाला उसकी डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो मॉड ए कॉस थीटा आएगा, ठीक है। कॉस थीटा आएगा। जिसके साथ एंगल होता है उसमें कौन सा एंगल आता है, उसमें कौन सा कंपोनेंट आता है, कॉस वाला कंपोनेंट आता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉस कंपोनेंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, साइन कंपोनेंट बोलते हैं। तो जिसके साथ में एंगल था वेक्टर का, वो वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, वो वाला कंपोनेंट उसके डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। कॉस वाला कंपोनेंट आता है। चलो अब और एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक। ये देखो ये 2 परपेंडिकुलर एक्सिस हैं। मान लो एक एक्सिस वाई एक्सिस है और एक एक्सिस जेड एक्सिस है। अब ऐसा कहीं पे ज़रूरी तो था नहीं देखिए एक्स और वाई ही एक्सिस होनी चाहिए, कोई भी 2 परपेंडिकुलर एक्सिस आपस में, तो हमने इस बार वाई और जेड एक्सिस ले ली, ठीक। अब देखो ये वेक्टर है, ठीक, ये वेक्टर है
ओ बी वेक्टर है, मान लो, सॉरी ये बी पॉइंट है और ये वाला वेक्टर ओ बी वेक्टर है, इसको हम बी से लिख रहे हैं, ठीक। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मॉड बी के बराबर है। और ये जो है थीटा एंगल कहाँ से बना रहा है, यहाँ से बना रहा है, देखो थीटा एंगल कहाँ से बना रहा है, यहाँ से बना रहा है। तो इसको अगर हम रिजॉल्व करेंगे वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग, तो उसको कैसे करेंगे, ठीक। तो मैंने तुमको अभी क्या बताया कि देखो जो वेक्टर थीटा एंगल जिसके साथ बना रहा है उसके साथ कौन सा कंपोनेंट होगा, कॉस कंपोनेंट होगा। तो ये वेक्टर था, देखो ऐसे करके, लाइन थोड़ी टेढ़ी लग रही है, ठीक। ये देखो ये था, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस थे, लिख देते हैं वाई, और यहाँ कौन सा है, जेड एक्सिस है। जिसके साथ में थीटा एंगल बन रहा है उसकी डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, उसकी डायरेक्शन में आ जाएगा इसका टुकड़ा, क्या आ जाएगा, मॉड बी और कॉस थीटा, क्योंकि एंगल इसके साथ बन रहा था जेड एक्सिस के साथ, तो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट किसके अलॉन्ग आएगा, जेड एक्सिस के अलॉन्ग आएगा, ठीक है। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कौन सा आ जाएगा कंपोनेंट, मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। परपेंडिकुलर वाले के अलॉन्ग कौन सा आता है, साइन थीटा। और अलॉन्ग वाले के साथ में कौन सा आता है कंपोनेंट, कॉस थीटा आता है। कुल मिला के ये वेक्टर बी के दोनों हिस्से थे, ठीक। ये ऐसा कोई वेक्टर बी था, उसी को तो हमने तोड़ के मॉड बी कॉस थीटा और मॉड बी साइन थीटा कर दिया। अब ये देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक। अब मैं बोल सकता हूँ कि यार देखो मैंने इसको तोड़ दिया है, तो अब मैं इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग ये वेक्टर हो चुका है। तो पहले इस वेक्टर को, ओ बी वेक्टर को, अगर मैं तुमसे कहता कि यार तुम इसको आई कैप जे कैप के कैप टर्म्स में लिख दो, तो तुम लोग नहीं लिख पाते, क्योंकि तुमको पता नहीं ना कि एक्स एक्सिस की तरफ भी नहीं है, ना वाई एक्सिस की तरफ है, ना जेड एक्सिस की तरफ है, ये तो वाई और जेड के बीच में कहीं पे है। तो इसको क्या किया हमने, तोड़ दिया वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग। अब हम लिख सकते हैं ना कि कैसे है ये। तो इस वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी वेक्टर को, अगर मैं इस पॉइंट को बोल दूं O, इसको बोल दूं M, इसको बोल दूं N, जैसे वहां पे बोला था, तो इसको क्या बोल सकते हैं, OM वेक्टर प्लस ON वेक्टर बोल सकते हैं ना। OB वेक्टर को क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये इसके टुकड़े, इसके हिस्से ही तो हैं, इसके ही तो टुकड़े हैं, तो दोनों अगर टुकड़ों को जोड़ दोगे तो पूरा पूरा वेक्टर बन जाएगा, है ना। तो OB वेक्टर को मैं क्या लिख सकता था, OM वेक्टर प्लस ON वेक्टर। और OM वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड मॉड बी साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर कौन सा, जे कैप, ठीक। और ओ एन वेक्टर को क्या, मॉड बी कॉस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड है मॉड बी कॉस थीटा, और डायरेक्शन कौन सी आ गई, के कैप, के कैप, मॉड बी कॉस थीटा और के कैप डायरेक्शन आ गई, ठीक है। तो ओ बी वेक्टर को फाइनली हम लोगों ने आई जे और के टर्म्स में लिख लिया। तो यही हम करना चाहते थे, इसलिए हमने रिजोल्यूशन सीखा था, ठीक है। तो हम उसमें सक्सेसफुल हो गए। चलो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, आपको क्या करना है, उनको उनके आई जे और के टर्म्स में लिखना है। चलो ये देखो, जैसे कोई एग्जांपल है, इधर एक्स एक्सिस थी, ऐसे करके वाई एक्सिस थी, और ये वेक्टर ऐसे जा रहा था, ये एंगल 30 डिग्री था, और ये वेलोसिटी वेक्टर था वी वेक्टर, और मैंने बता दिया कि मॉड ऑफ वी वेक्टर जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो अब हमको इसको एक्स और वाई एक्सिस के टर्म्स में लिखना है, आई जे और के टर्म्स में लिखना है। कैसे करेंगे, तो अभी तो लिख नहीं सकते, तो इस वेक्टर को क्या करें, हम रिजॉल्व कर लें, ठीक। तो जिसके साथ में एंगल बनता है, एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बन रहा है, तो यहाँ कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, मॉड वी यानी 10, और कॉस कितना 30 डिग्री, है ना, तो 10 कॉस 30 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, 10 साइन 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक। कॉस 30 की वैल्यू पता है कितनी होती है, √3/2 होती है, तो 10 इंटू √3/2, इधर कितना आ गया कंपोनेंट, 5√3 आ गया। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है ना, तो 10/2 5 आ गया, ठीक है। तो इस वेक्टर को हमने क्या किया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व कर लिया, ठीक। अब हम लिख सकते हैं वी वेक्टर को क्या लिख देंगे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना है, 5√3 है ना, 5√3 आई कैप, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना है, 5 है, प्लस 5 जे कैप, लिख दिया हमने, सही है, इजी।
बस यही करना होता है और ये बहुत काम की चीज़ है, हमारे आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक, चलो और देखते हैं एग्जांपल। मान लो अब मेरे x और y एक्सिस कैसे हो गए, टेढ़े हो गए। x और y एक्सिस ही इंक्लाइन हो गए मेरे। ठीक है, मतलब ऐसे होते थे x और y एक्सिस और हमने पूरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को क्या किया, पकड़ के ऐसे घुमा दिया थोड़ा सा, तो x और y एक्सिस हमारे इंक्लाइन हो गए। अच्छा, ये कोई वेक्टर था एक ऐसे करके। ठीक, और इस वेक्टर को हम बोल देते हैं फोर्स है ये, और ये कितनी है, मान लो 20 न्यूटन की फोर्स है। ठीक, 20 न्यूटन की ये फोर्स थी। अब मैं बोलता हूँ कि यार एंगल ये वाला एंगल जो है, ऐसे नहीं बोलते हैं, ये फोर्स थी और ये वर्टिकल के साथ में जो एंगल बना रही है, वर्टिकल यानी कौन सी डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन ना जो बिल्कुल सीधी होती है, वर्टिकल के साथ में एंगल बना रहा है, मान लो ये 30 डिग्री। ठीक, और एक और चीज़ मैं बोल देता हूँ कि हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एक्स एक्सिस बना रहा था एंगल, वो भी 30 डिग्री था। ठीक, अब इस वेक्टर को हमको रिजॉल्व करना है, करते हैं, कैसे करेंगे सोचो। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हमको दिख रहा है कि यार ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल ये तो आपस में परपेंडिकुलर होने वाले हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऐसे, वर्टिकल डायरेक्शन ऐसे, तो परपेंडिकुलर होने वाली है, यानी ये टोटल एंगल कितना, 90 डिग्री है। अब इसमें ये एंगल 30 पता है, ये एंगल 30 पता है, तो हमको ये एंगल मिल गया ना, ये भी एंगल 30 डिग्री होगा, तभी तो 30 30 30 90 बनेगा टोटल। तो ये फोर्स वाला वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है वो कितना है, 30 डिग्री है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कॉम्पोनेंट कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ एफ यानी कि 20 और कॉस 30 डिग्री, क्योंकि कॉस कॉम्पोनेंट होता है ना जिसके साथ में एंगल होता है, कॉस 30 डिग्री। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना कॉम्पोनेंट आ जाएगा इस फोर्स का, मॉड ऑफ एफ यानी 20 और साइन 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है, तो 20/2 यानी कि ये कितना आ गया, 10 आ गया। 20 cos 30 डिग्री एंड 20 इंटू √3/2 यानी ये 10√3 आ गया। तो इस फोर्स को हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं, देखो 10√3 और कहाँ की तरफ में, एक्स एक्सिस यानी आई कैप और प्लस 10 जे कैप। देखो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ कितना है, 10 है, तो इसको लिख दिया हमने 10√3 आई कैप प्लस 10 जे कैप। आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो और एग्जांपल्स करते हैं एक दो। तो अभी तक जो चल रहा है हमारा ये 2D वेक्टर चल रहे हैं। 2D वेक्टर्स में एक और अच्छा एग्जांपल कर लेते हैं, फिर देखते हैं हम लोग। ठीक, तो ये क्या है, एक इंक्लाइन प्लेन है, ढलान है। ठीक है, ढलान देखो यहाँ, जैसे वो हॉस्पिटल में देखा होगा ना कि जब उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर बोलते हैं ना, स्ट्रेचर को चढ़ाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ढलान यूज़ की जाती है, क्योंकि सीढ़ियों पे तो चढ़ा नहीं सकते इसको। तो ये इसको क्या बोलते हैं, इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में, इंक्लाइन प्लेन है कि अब इस पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक, ये कोई ब्लॉक रखा हुआ था इसके ऊपर, तो अब आपको बताना है कि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगी उसको अलोंग द इंक्लाइन और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर रिजॉल्व करके बताना है। मतलब इंक्लाइन की तरफ एक एक्सिस होनी चाहिए और एक होगी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। हमको रिजॉल्व करना है इन वेक्टर्स को। तो mg जो फोर्स लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगती है, mg के बराबर लगती है। अगर इसका मास मैं बोल देता हूँ 10 kg है, और g की वैल्यू तो आप 10 ले ही लोगे, है ना, क्योंकि इतना तो हम मानते हैं, 9.8 कुछ वैल्यू होती है g की, और हम उसको 10 ले लेंगे पूरा पूरा। तो इसका जो नीचे की तरफ में इस पर जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल पुल, वो कितना लगेगा नीचे की तरफ में, 10 इंटू 10, देखो मास इंटू ग्रेविटी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, अब ये तो हमको पता है कि ऐसे है, हमको इंक्लाइन के परपेंडिकुलर और इंक्लाइन के अलोंग इन फोर्सेस को रिजॉल्व करना था। इंक्लाइन के परपेंडिकुलर और इंक्लाइन के अलोंग रिजॉल्व करना था। तो इंक्लाइन के अलोंग एक एक्सिस बना लेते हैं। देखो ये हो गई, देखो इंक्लाइन की पैरेलल एक्सिस हो गई ना, एक ये इंक्लाइन ऐसे थी और एक एक्सिस ऐसे बना ली हमने, और एक एक्सिस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। तो देखो ये एक एक्सिस क्या बन गई, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर बन गई, दिख नहीं रही परपेंडिकुलर। चलो वापस बनाते हैं, ये देखो एक एक्सिस कैसी हो गई, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर हो गई। अरे यार मेरी ड्राइंग
अब सही है, ये इंक्लाइन के परपेंडिकुलर हो गई। अब मैंने अगर तुमको एंगल ये दे रखा था कि ये एंगल 30 डिग्री है, 30 डिग्री नहीं लेते इस बार, हर बार 45 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है। तो आपको इसको, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्स इसके अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन रिजॉल्व करके बताना है। अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन क्यों करते हैं हम रिजॉल्व, ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तब हमको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन करने का एक मतलब है और हमको करना पड़ता है अलोंग और परपेंडिकुलर। तो करते हैं, कैसे करेंगे। अगर ये एंगल यार 45 डिग्री दिख रहा है तो आप गैस करो ये एंगल कितना होने वाला है। तो ये वाला कुछ ऐसे है ना, देखो ये एक दो पैरेलल लाइंस थी, एक ये लाइन ऐसे है और ये वाली एंगल देखो कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। क्योंकि ये लाइन जो इसके साथ बना रही है वही तो देखो इसके साथ भी एंगल बनेगा ना, अगर ये ले लें। हाँ, तो ये एंगल कितना है इंक्लाइन वाला, 45 डिग्री इसका एंगल है। ओके, और जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है वो कुछ ऐसे है और ये वर्टिकल है हमारा। ये देखो इसी डायरेक्शन में क्या लग रहा है, mg लग रहा है ना। यहाँ की तरफ में 100 लग रहा था, 100। तो अगर ये एंगल 45 है तो ये 90 होगा। ये तो राइट एंगल है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच का एंगल। तो ये वाला एंगल भी 45 होगा, है ना। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 45। और क्योंकि ये वाला, ये दोनों परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये इंक्लाइन है और ये इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है, तो आपस में परपेंडिकुलर है ही है। तो ये एंगल अगर 45 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्रीज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमको ये एंगल पता चल गया, देखो फाइनली ये एंगल पता चल गया कितना है, 45 डिग्रीज है। तो अब ये जो फोर्स इंक्लाइन के परपेंडिकुलर एंगल बना रही थी वो कितना आ गया हमारा, 45 आ गया, ठीक। और इंक्लाइन के साथ ये देखो ये वाला एंगल है, ये भी 45 डिग्री ही होगा। तो अगर हम लिख लें अगर फोर्स को F अलोंग इंक्लाइन, वो कितना होगा, अलोंग द इंक्लाइन एंगल तो बन नहीं रहा है, यानी साइन कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, कॉस किधर जाएगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन जाएगा, क्योंकि एंगल किसके साथ में है, परपेंडिकुलर के साथ में है। तो कॉस 45 वहां आएगा, ठीक। तो F अलोंग इंक्लाइन कितना हो जाएगा, F इंटू, अब मॉड ऑफ F ले लेते हैं, वेक्टर F का मैग्नीट्यूड यानी कि 100 और इंटू साइन 45 होगा ना, साइन 45 आएगा। और मॉड F की वैल्यू कितनी है, 100 है, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो कितना आ गया, 100/√2 आ गया, ठीक है। F परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, अब परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन तो देख रहे हो एंगल बन ही रहा है ना, एंगल तो बन ही रहा है, तो इसके साथ में कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस कंपोनेंट आएगा, यानी कि मॉड ऑफ F इंटू कॉस 45, वो भी कितना आ जाएगा, 100/√2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह केस किया जाता है। आप इसको एक बार और करना, प्रैक्टिस करना इस चीज़ों के बारे में, तो अच्छा लगेगा और हमको, ठीक है। अच्छा एक बार क्या करते हैं, 45 एंगल नहीं लेते, कुछ और एंगल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल इस तरीके का बस, ठीक। चलो इस बार मैं क्या करता हूँ, इस एंगल को हम ले लेते हैं 37 डिग्री ले लेते हैं, 37 डिग्री ले लेते हैं। तो 37 डिग्री देखने में तो यार बहुत वियर्ड एंगल है, लेकिन ये बहुत काम का एंगल होता है हमारे, क्योंकि 37 डिग्री जो एंगल होता है वो है कि बहुत ही खास ट्रायंगल का एंगल होता है। ये वो ट्रायंगल है जो हम हमेशा देखते आ रहे हैं ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला एंगल 3 4 5। तो 5 इसका हाइपोटेन्यूज है मान लो, और ये जो साइड है 3 है, ये साइड है 4। तो इसमें ये जो एंगल बनता है ना, देखो अब क्योंकि छोटी साइड है तो छोटी साइड के अपोजिट कौन सा एंगल बनेगा, छोटा एंगल बनेगा ऑब्वियसली 37 डिग्री। और ये वाला एंगल कितना होगा, 53 डिग्री। तो हम 37 और 53 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू लिख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये हमारे काफ़ी काम आती है फिजिक्स में, ठीक है। साइन थीटा और कॉस थीटा, ये आपका 37 डिग्री हो गया, ये आपका 53 डिग्री हो गया। और टैन थीटा भी चलो लिख लेते हैं लगे हाथ। बाकी के जो होते हैं उनका आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिख देना तो वो तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो साइन 37 डिग्री, अब इस ट्रायंगल से देख लो, साइन 37 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस कितना है 4 है और हाइपोटेन्यूज कितना 5। तो साइन 37 की वैल्यू जो आएगी, सॉरी मैंने गलती बोल दी, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो साइन 37 कितना आएगा, परपेंडिकुलर यानी 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 5। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा आपका, 3/5 आ जाएगा। और कॉस 37 देख लें, तो कॉस 37 कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 4/5 आएगा, 4/5 आएगा। और कॉस 37 डिग्री कितना आएगा, कॉस 37 डिग्री कितना आएगा, सॉरी यार
cos 37 डिग्री मैंने भी बोला था आपको, तो cos 37 डिग्री कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा, ठीक है। अब sin 53 देखते हैं, 53 वाले के लिए बेस परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज ये 5 है, तो एंगल कितना आ जाएगा 4 रेशो कितना आ जाएगा 4/5। cos 53 डिग्री देख लो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 3/5। tan के लिए क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी ये आ गया 3/4, ये आ गया आपका 4/3, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ये पता होना चाहिए हमको, ये बहुत ही काम का है, इसको याद कर लेना, ठीक है, ज़रूरी है ये। तो अगर ये वापस क्वेश्चन पे आते हैं, ये एंगल अगर 37 डिग्री दे रखा हुआ है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 37 डिग्री आ जाएगा, ठीक। यहाँ से अगर समझ नहीं आया तो वापस इस पे आते हैं। तो कुछ ऐसे ही था सिस्टम, ये वाला एंगल 37 डिग्री है, तो ये कितना होगा 53 डिग्री होगा, तो ये भी आपस में परपेंडिकुलर, तो ये कितना होगा वापस से 37 डिग्री होगा, तो ये हमको 37 डिग्री पता चल गया। तो ये जो इंक्लाइन का एंगल था वही एंगल ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है mg जो है परपेंडिकुलर वाले के साथ बनाती है, इसको याद रखना, क्योंकि हर बार करोगे तो फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, 1 सेकंड का काम है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना कॉम्पोनेंट आ गया 100 इंटू कॉस 37, देखो इसके साथ में चिपका हुआ है ना ये, तो कॉस के साथ में 37 डिग्री, और कॉस 37 की वैल्यू कितनी हो गई 4/5 हो गई, तो ये कितना आ गया 80 न्यूटन आ गया, 80 न्यूटन इधर की तरफ लग रहा होगा, और अलॉन्ग कितना कंपोनेंट आ जाएगा 100 sin 37 डिग्री, सही है ना, 100 और sin 37 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 3/5, ये कितना हो जाएगा आपका 60 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं हमको। चलो ये तो हो गए 2D वेक्टर्स। अगर हम वेक्टर को एक 3D ले लें, 3 डायमेंशंस में कोई अगर एक 3D वेक्टर ले लें तो उसके कैसे कंपोनेंट्स करते हैं। तो 3D वेक्टर के लिए थोड़ा सा आप अपनी इमेजिनेशन खोल लो, दिमाग चलाना अपना, ठीक, इमेजिनेशन चलाना एकदम बढ़िया से। मान लो ये कोई क्यूब बना रहा हूँ मैं एक, अरे यार ये देखो एक क्यूब बनाया मैंने, ठीक, ये एक क्यूब बन गया। तो ये जो है इसका आगे वाला फेस है और वो जो होगा वो पीछे वाला फेस होगा। मतलब अगर कोई क्यूब रखा हुआ है, मैं कोई क्यूब दिखाता हूँ, ये देखो ये क्यूबॉइड है, काम चला लो इससे। तो ये आगे वाला फेस है और ये क्या है पीछे वाला फेस है, तो ये हमको यहाँ से दिख रहा है और ये वाला पीछे से दिख नहीं रहा है। तो अगर मैं वेक्टर कोई ऐसा लेता हूँ, मान लो कोई एक वेक्टर अगर हम ले लें इस वाले पॉइंट से, इसके पीछे वाले पॉइंट से, यहाँ से, अगर यहाँ से एक वेक्टर हम कोई लें इस वाले एज से, इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर में, है ना, ऐसे कोई वेक्टर लें, तो यहाँ पे अगर हम ओरिजिन रख लें अपना, मतलब ये हमारा ओरिजिन है देखो, तो ये कुछ होंगे ऐसे करके एक एक्सिस, मान लो ये वाली एक्सिस कौन सी हो गई बाहर की तरफ आ रही है, तो ये जेड एक्सिस है, ये वाली एक्सिस कौन सी है एक्स एक्सिस है, और ये वाली एक्सिस कौन सी है वाई एक्सिस है। तो एक्स वाई और जेड, तो ये देखो 3D है। तो अगर मैंने यहाँ पे ओरिजिन को रखा है और इस पॉइंट को हमको देखना है कि इस मतलब यहाँ पे अगर जाना है तो कैसे वेक्टर लिखेंगे। तो यहाँ से वेक्टर को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे है और हमको पहुँचना है यहाँ पे पहुँचना है, दिख भी नहीं रहा होगा, यहाँ पे पहुँचना है, ध्यान देना, ठीक है, इस पे पहुँचना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, थोड़ा सा आगे आ जाएं, क्योंकि अभी तो हम पीछे ही है ना, अगर इस पे हम चलते रहेंगे पीछे वाले फेस पे तो कभी नहीं पहुँच पाएंगे इस पे, तो हम पहले थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। आगे आ जाते हैं यानी इस एक्सिस में चल रहे हैं हम कुछ डिस्टेंस। तो ये कितनी डिस्टेंस है, अगर मान लो ये क्यूब है, अगर ये क्यूब है और इसकी साइड लेंथ a है, तो इतना ही a डिस्टेंस हम आगे की तरफ चले आए x एक्सिस में, यानी कितना k कैप। तो हम a k कैप चला, मैंने कितना चला a k कैप चला, ठीक, a k कैप चला अभी मैंने। अब यहाँ मैं पहुँच चुका हूँ a k कैप चलने से। अब उसके बाद क्या करें, बहुत सारे रास्ते हमको वहाँ जाना है, तो पहले इधर चल लेते हैं, चलो। और ये कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस है, और क्योंकि साइड लेंथ बराबर है, हालांकि ये क्यूबॉइड है लेकिन मैं क्यूब की बात कर रहा हूँ, तो ये कितनी होगी a ही चलेंगे डिस्टेंस, और किस डायरेक्शन में i कैप में, जोड़ देते हैं इसमें प्लस a i कैप। और अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, अब हमको क्या करना है, केवल ऊपर जाना है। तो ऊपर जाओगे तो ये एक्सिस कौन सी होती है, y एक्सिस है ये, तो इसके अलॉन्ग भी a डिस्टेंस चलना है ना, तो a j कैप आ गया प्लस कितना a j कैप। तो
एक कोई वेक्टर था, देखो यहाँ से ये एक पॉइंट था ये वाला, और ये वाला एक पॉइंट था, तो यहाँ से यहाँ एक वेक्टर खींचा है हमने। अब ये वेक्टर देखो यहाँ देखने में तो 2D लग रहा है, लेकिन ये वेक्टर एक्चुअली 3D है। देखो ना, यहाँ से यहाँ की तरफ में, तो किसी भी प्लेन में तो है नहीं, एक प्लेन में नहीं है, मतलब ना ही ये एक्स एक्सिस इस वाले प्लेन में है, ना ही इस वाले प्लेन में, ना ही इस वाले प्लेन में, ये यहाँ से यहाँ वेक्टर आ रहा है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप, तो तीनों के कंपोनेंट्स करके लिख दिया हमने। तो ये देखो एक 3D वेक्टर हो गया। इस तरह से हम करते हैं, ठीक। चलो, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। उसमें हम देखेंगे ट्रायंगल लॉ क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, और एडिशन ऑफ वेक्टर्स को अच्छे से हम करने के बाद में उसमें एक लेक्चर लगेगा, और उसके बाद एक और लेक्चर करेंगे, उसमें हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। उसमें क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, फिर हमारा वेक्टर्स खत्म हो जाएगा। वेक्टर्स के हम थोड़ी बहुत एप्लीकेशन देखेंगे, और उसके बाद में हम शुरू करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स कर देंगे। अगर आप चाहते हो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम करें तो हम वो करेंगे, नहीं चाहते हो तो फिर हम रेक्टिलिनियर मोशन के साथ में प्रोसीड करेंगे। तो बस मेरी मेहनत देखो, गर्मी में हम लोग यहाँ पे शूट कर रहे हैं बिना पंखा चला के। तो आप लोगों से हम बस इतना चाहते हैं कि आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर अच्छे से करना, ठीक है। और कमेंट करो, कमेंट में जैसे हम क्वेश्चंस डालते हैं तो क्वेश्चंस का आप आंसर डालो। पिछले वीडियो में आप कुछ लोगों ने आंसर डाले थे, तो वो अच्छा लगा देख के, क्योंकि हमको मोटिवेशन मिलता है उसके बाद में। अगर आप लाइक करते हो तो हमको अच्छा लगता है देख के कि हम कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं, तो हमको कुछ एप्रिसिएशन मिल रही है। तो आप हमारी एप्रिसिएशन के लिए, हमारे कॉन्फिडेंस के लिए आप करते रहो। बाकी तो थैंक यू यार, चलो टाटा, मिलते हैं।